मित्रों नमस्कार। आज के अमर उजाला में एक खबर छपी है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में 10% परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास 44% भूमि है। बाकी जो 46% परिवार हैं वो सब भूमिहीन हैं। यानी 46% परिवारों के पास भूमि है ही नहीं, सिर्फ 10% लोगों के पास है। यानी 10% लोगों के पास 44% जमीन है इस भारत में। और आप देखते होंगे आजकल भाबर में भी देखते होंगे, तराई में भी देखते होंगे, गेहूं की फसल काटी जा रही है। काफ़ी किसान फसल काट रहे हैं, लेकिन आपको ये हैरानी होगी कि उसका जो मालिक है वो तो वहाँ खेती में आता भी नहीं है, या आता है तो वो दूर खड़ा रहता है ना। बहुत कम संभावनाएं होती कि बड़ा किसान तो आता ही नहीं है, उसका मैनेजर आता है, ठीक है। और वहाँ जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो या तो मज़दूर होते हैं या बटाईगिरी में काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो और इस प्रकार से ये जो भारत का जो कृषि व्यवस्था है वो अद्भुत है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कृषि मजदूर है भारत में, और उनकी हालत बड़ी ख़राब है। कृषि मजदूरों की हालत बड़ी ख़राब है, क्योंकि उनको क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा है इसका कोई ज्ञात अभिलेख नहीं है, और नहीं वो स्किल्ड लेबर है कि उनकी गणना हो। अनस्किल्ड लेबर में उनकी गणना है और वो उनका बहुत शोषण हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको भूमि के ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि उस समय मेरा मकसद श्रमिकों के शोषण वाला नहीं है, क्योंकि उसके भी नंबर आएगा कभी। अभी मैं वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अभी सिर्फ ये जो अमर उजाला में आज की खबर आई है, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, उस पर मैंने तथ्यात्मक रूप से मैं बातें बताऊंगा, क्योंकि अमर उजाला में उतनी चीज़ें नहीं छापी, तो मैं अलग अलग से रिसोर्स से मैं सूचना लेके आया, वो आपको बताता हूँ। तो भारत में जो भूमि असमानता है, लैंड इनइक्वालिटी है, एक गंभीर और ऐतिहासिक मुद्दा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और विकास को गहराई से प्रभावित करता है। हाल में जो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ के द्वारा जारी एक शोध पत्र ने इस स्थिति को आंकड़ों के साथ शोध करते हुए प्रस्तुत किया है। और ग्रामीण भारत में भूमि का स्वामित्व जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है कि शीर्ष 10% ग्रामीण परिवारों के पास ही कुल भूमि का 44% है। ये तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का शोध है। उनका कहना है कि शीर्ष 10% ग्रामीण परिवारों के पास ही कुल भूमि, कृषि भूमि का 44% है, और जो शीर्ष 5% परिवारों के पास 32% और केवल एक परिवारों के पास 18% भूमि का स्वामित्व है। लगभग 46% ग्रामीण परिवार पूरी तरह से भूमिहीन है। औसतन किसी गांव के सबसे बड़े भूस्वामी के पास गांव की कुल भूमि का 12% होता है। कुछ गांव में तो एक ही व्यक्ति के पास आधी से अधिक कृषि भूमि का नियंत्रण है। भूमि असमानता के पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं। तो ये पहले से भी औपनिवेशिक काल से, यानी जिसे हम अंग्रेजों का काल कहते हैं, उनके समय से है। क्योंकि क्या हुआ था ना, उनकी जो राय बहादुर साहब थे और उनके जो सलाहकार थे अंग्रेजों के, उनको तो अंग्रेजों ने भूमि अलॉट कर दी, और आज़ादी के बाद स्थिति यथावत बनी रही, क्योंकि जो तब मजदूर परिवार थे वो तब भी मजदूर ही थे, ठीक है। और बाद में तो मजदूर वो फिर खाना बदोश में चले गए, उनके पास तो कहीं कुछ है ही नहीं उनकी पीढ़ियों के पास।
तो ये स्थिति होगी। और जिनके पास था भी उस समय अंग्रेजों के द्वारा दी गई जो अलॉटमेंट था, वो भी इतने टुकड़ों में बढ़ गए कि आज वो भी उसी स्थिति में आ गए, उनके पास भी अब कुछ नहीं है ना। अगर मान लो किसी के पास 10-12 बीघा भी है तो क्या है, कुछ नहीं है। किसी ज़माने में उनके फोरफादरों के पास तो 1000-1000 बीघा ज़मीन होती थी ना, एकड़ों के हिसाब से ज़मीन होती थी, आज नहीं है, बढ़ गई है। तो ये स्थिति है। तो अब क्या है कि औपनिवेशिक काल में जमींदारी प्रथा और ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई भूमि प्रणालियों का प्रभाव जो है वो आज भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिन क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था थी वहाँ असमानता अब भी अधिक है, ठीक है। जाति आधारित भेदभाव ने भूमि वितरण को प्रभावित किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के गांवों में भूमिहीनता की दर सामान्य से अधिक देखी गई है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन क्षेत्रों में कृषि के लिए अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियां, उपजाऊ भूमि, पानी की उपलब्धता है, वहां भूमि का केंद्रीकरण अधिक है। आर्थिक लाभ के कारण शक्तिशाली समूहों ने वहां अपना नियंत्रण बनाए रखा है। शहरों, सड़कों या मंडियों के निकट होने के कारण यह असमानता कम नहीं हुई है। विकास और बुनियादी ढांचे के बावजूद ऐतिहासिक और संस्थागत असमानताएं बनी हुई हैं। भारत में राज्यों के बीच भूमि असमानता का स्तर बहुत अलग है। यहाँ भूमि असमानता का गिनी गुणांक, गिनी कोएफिशिएंट सबसे अधिक 90% है, 90 है। यहाँ भूमिहीनता की दर सबसे अधिक 73% है, जो इसके व्यावसायिक कृषि प्रधान होने के बावजूद एक विरोधाभास है। बिहार और पंजाब में ऐसे गांवों की संख्या सबसे अधिक है जहां एक ही जमींदार का भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा है। भूमि ही ग्रामीण भारत में आजीविका का मुख्य साधन है। भूमिहीनता सीधे तौर पर गरीबी और आर्थिक असुरक्षा से जुड़ी हुई है। भूमि का असमान वितरण सामाजिक असमानता और जातिगत संघर्षों को बढ़ावा देता है। आपको याद होगा कि इस जमाने में विनोबा भावे ने भी एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो वो भी एक सुधारीकरण का आंदोलन था। वो बड़े बड़े जमींदारों से उन्होंने कहा कि आप अपनी ज़मीन दान दीजिए और उसको गरीबों में बांटिए। तो विनोबा भावे ने भी एक आंदोलन चलाया था, भू सुधार कानून, भू सुधार का बनाया उन्होंने, जमींदारी उन्मूलन का ऐसा आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो समय समय पर इसमें रिफॉर्मिस्ट भी हुआ है, रिफॉर्मिज्म भी हुआ है और इसको बदलने की कोशिश की गई है। और जो ये भूमि का अत्यधिक विभाजन है, फ्रेगमेंटेशन है, मैंने कहा ना फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, मतलब उनका फ्रेगमेंट्स में, विभिन्न फ्रेगमेंट्स में वो टूट रहे हैं। यानी किसी के फादर के पास मान लो 100 बीघा ज़मीन है, तो वो होते 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 आज वो 5 बीघा ज़मीन रह गई इस पीढ़ी के में दौरान। तो और ये कल को ये विलुप्ति के कगार में पहुंच गए। कई लोग विलुप्त हो गए, उनके पास है ही नहीं, वो है ही नहीं उनके पास ज़मीन, ठीक है। तो ये स्थिति हो रही है। और छोटे किसानों के पास संसाधनों की कमी कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या को दूर करने के लिए केवल विकास ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। जैसे नीतिगत सुधारों में हम अब कई चीज़ें हैं। हम तो यहाँ उत्तराखंड में हम कह रहे थे कि चकबंदी लागू करो, और कब से सरकार की नीति भी है चकबंदी करो। उससे क्या होगा कि उन किसानों का ज़मीन एक जगह हो जाएगी, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उनका लेबर कॉस्ट कम होएगा, है ना। और ये सब चीज़ें जो इसी प्रकार अन्य भी सुधार होने की आवश्यकता है, ठीक है। दशकों पुराने भूमि सुधार कानूनों को ज़मीनी स्तर पर मजबूत से लागू करना है। और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स, आजकल जो पता है आपको, सब डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हैं। कोई भूमि ऐसी नहीं है जिसका डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, सब आजकल। बल्कि ये आजकल अप्रैल माह में भारत में जनगणना का कार्य हो रहा है नगर पालिकाओं के द्वारा। तो ये जनगणना का जो कार्य है
ये इसमें भी क्या है कि जो जनगणना है वो उसके आधार पर हो रही है, डिजिटल आधार पर, क्योंकि जो आपको एक मैप आ रहा है उसमें, उस मैप में आपको अपने घर की लोकेशन को चिन्हित करना पड़ रहा है और उसका लैटिट्यूड एल्टीट्यूड निकाल के उसको वहाँ पर ब्लॉक करके सेव करना पड़ रहा है घर का। चाहे कि आप किसी स्ट्रीट गली में भी रहते हो तो भी आपको वहाँ वो निकाल के आपको बताना पड़ता है ये मेरा घर है। तो इस ढंग से चीज़ें हो रही। तो आप कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका डिजिटलाइजेशन नहीं है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। तो जो ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स में ये चल रहा है और आधुनिकीकरण कार्यक्रम में ये रिकॉर्ड्स की पारदर्शिता बिल्कुल एकदम पारदर्शी है, क्योंकि उसका कोई छुपाव नहीं है, क्योंकि जो सैटेलाइट से जो इमेज कैप्चर हुई है वही वास्तविक सत्यता है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसने दिखाया कि ये मेरा मकान है और ये उसके बारे में तो वो उसको फिर वो जो टीम आएगी जनगणना वाली वो उसको वेरीफाई करेगी, तब जाके वो होगा कि हाँ ये वेरीफाइड है। तो इस ढंग से आप देखिए लैंड रिकॉर्ड्स में पटवारी ने और कानूनगो ने और अमीनों ने पूरा रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन कर दिया है। तो इस समय पूरा कंट्री का जो जितना भी लैंड बचा हुआ है उसका डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो भूमि आवंटन में हाशिए पर रहने वाले समुदायों और भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भूमि असमानता भारत में केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह समझने के लिए कि भारत में भूमि असमानता का अर्थ है और यह क्यों बनी हुई है, इसके पीछे के संरचनात्मक कारकों स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को गौर करना होगा। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हम बता रहे हैं जो कि यहाँ की स्थिति स्पष्ट करते हैं। जैसे भारत में आज़ादी के बाद भूमि सुधार जो है, लैंड रिफॉर्म्स कानून तो लाए गए लेकिन वे अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके, जिसका मुख्य कारण था अधिकांश राज्यों में नीति निर्माता स्वयं बड़े भूस्वामी थे। तो वो कैसे भूमि दे देंगे भैया? विनोबा भावे का जो भूमि दान का अभियान है उसमें सभी बड़े भूमि दाताओं ने थोड़ी भूमि दी है। और मान लो दी भी एक बहुत बड़ा भूमि दाता है जिसके पास 4-4 हज़ार एकड़ की ज़मीन, 2-2 हज़ार एकड़ की ज़मीन, तो उन्होंने थोड़ा दे दिया ज़मीन, ठीक है, लेकिन सभी ने तो नहीं दिया। तो ये चीज़ है। और वे जो नीति निर्माता थे उनके पास तो अपनी ही ज़मीन थी, वो तो ऐसे ऐसे क्यों वो बनाते कानून और क्यों उसको कड़ाई से लागू करते, तो उन्होंने सब वो ढिलाई बरती, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। और बड़े जमींदारों ने अपने परिवार के सदस्यों या ट्रस्टों के नाम पर ज़मीन बांटकर सीलिंग ज़मीन रखने की सीमा कानून से बचने के रास्ते खोज निकाले। देखो कहा नहीं, वो एक सीलिंग एक्ट आया था, सीलिंग एक्ट कि आप इतने तक ही ज़मीन रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, तो उसने उनका तोड़ निकाल दिया, क्योंकि वो निर्माता कानून निर्माता वही थे, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, थोकदार। तो उन्होंने क्या किया कि एक ट्रस्ट बनाया, उसमें ट्रस्टियों के नाम पर ज़मीन डाल दी और ट्रस्टी उनके परिवार के खुद सदस्य थे। कोई साला था, कोई जीजा था, कोई मामा, कोई ताऊ, कोई भतीजा, कोई चाचा। तो उन्होंने उनकी एक ट्रस्टी बना दी ट्रस्ट में, और वो ट्रस्टी के नाम पर उन्होंने ज़मीन इस ढंग से उन्होंने कब्जा दी। तो ये सीलिंग एक्ट का उन्होंने खुला उल्लंघन किया और कानून से बचने का रास्ता तैयार किया। और भूमि के मालिकाना हक का कोई स्पष्ट और पारदर्शी डिजिटल डेटा तब था नहीं, जिससे जमींदारों को हेरफेर करने में बहुत आसानी हो गई। भूमि का स्वामित्व भारत में सदियों से केवल एक आर्थिक संपत्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है ना। जिसने कहा देखो उसके पास तो 2000 बीघा जमीन है, तो कौन नहीं देगा उसको लड़की अपनी, क्योंकि पता है ना लड़की वहाँ संपन्नता से रहेगी और खाएगी पिएगी, ढंग से रहेगी। तो क्या हो गया, ये भूमि संपन्नता का प्रतीक हो गया, नहीं सामाजिक प्रतिष्ठा हो गई। तो इस ढंग से शादियाँ भी होती थी, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी उसकी शादी भी उसी ढंग से होती थी। और उच्च थोकदार परिवार अपने थोकदार परिवारों के बीच ही शादी वादी करते थे, शादी ये सब चलता रहता। जैसे आज है ना,
आज बड़े लोग जो पैसे वाले लोग हैं, पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, तो वो जातियों के तमाम बंधनों को तोड़ चुके हैं ना, तो उनको जातिवादी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड के तहत अमुक परिवार जिसमें वो शादी कर रहा है लड़का लड़की आपस में, तो वो परिवार उनके समतुल्य है कि नहीं है, या उनसे बड़ा है कि है, संपन्न है क्या है, तो ये पैसे रुपये के वजह से तोला जा रहा है ना। तो ऐसी सदियों से जो भारत में है वो लैंड की उपलब्धता पर तोला जाता था, उसकी हैसियत, सामाजिक हैसियत उस परिवार की, वो कितना अमीर है वो ये देखा जाता था, उसके पास कितनी ज़मीन है, वो सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल था। आज भी सरदार लोग जो है ना हमारे, वो लैंड को अपने पास वो बेचते नहीं है लैंड को, और से अधिक लैंड खरीदने की कोशिश करते हैं, तो वो सामाजिक प्रतिष्ठा ही है इसमें कारण। और ऐतिहासिक रूप से उच्च जातियों के पास उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण रहा है, जबकि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी मुख्य रूप से कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। इस समय मौजूदा में भी आपको काफ़ी दिख जाएंगे। यह सामाजिक संरचना आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, जहाँ संसाधनों पर पहुँच जातिगत आधार पर बटी हुई है। 1960 के दशक की हरित क्रांति ने अनाज उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन इसने भूमि असमानता को और गहरा कर दिया। नई तकनीक, बीज, उर्वरक, सिंचाई अपनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, जो केवल बड़े किसानों के पास ही उपलब्ध थी। छोटे किसान या तो अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर हुए या बटाईगिरी, ठीक है, बटाईदारी, शेयर क्रॉपिंग, बटाईदारी कहते हैं शेयर क्रॉपिंग पर काम करने लगे। जैसे मान लो कोई बड़ा किसान है जिसके पास 100 बीघा ज़मीन है, तो उसने बटाईगिरी में शेयर क्रॉपिंग पर किसी मजदूर परिवार को दे दिया। तो उसने क्या किया, अपनी मेहनत करी और आधा जो मालिक है वो ले गया फ्री फंड का, उसने कोई मेहनत नहीं करी, वो ज़मीन थी इसलिए उसको फ्री फंड का बगैर मेहनत करी मिल गया, और बाकी जो बटाईदार था उसको फिर बाकी रेस्ट अमाउंट मिला, रेस्ट गेहूँ चावल जो भी उसने बोया, दाल, वो उसको मिली। तो इस ढंग से बटाईगिरी, शेयर क्रॉपिंग का काम करने लगे, जिससे ग्रामीण स्तर पर एक बड़ा भूमिहीन श्रमिक वर्ग तैयार हो गया। आज के दौर में शहरीकरण और औद्योगिकरण के बावजूद गांव की भूमि का ढांचा नहीं बदला है। उत्तराधिकार के कारण, कानूनों के कारण एक ही खेत के छोटे छोटे टुकड़े फ्रेगमेंट में बढ़ जाता है, और जिसमें खेती लाभप्रद नहीं रहती। छोटे छोटे टुकड़े होंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, तो उसमें क्या खेती होगी बताइए, कितनी खेती होगी। तो इसलिए उसमें प्रॉपर खेती भी नहीं हो पाती, क्योंकि ट्रैक्टर भी नहीं चल पाता। कई इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं कि उसमें ट्रैक्टर भी नहीं चल पाता। तो ये स्थिति है। और गांव के आसपास की ज़मीन को अक्सर रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा खरीद लिया जाता है, जिससे स्थानीय किसान अपनी आजीविका के साधन को खो देते हैं और दिहाड़ी मजदूर बन जाते हैं। और पंजाब और हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल की स्थितियां ये हैं कि जो पंजाब हरियाणा है वहाँ तो व्यावसायिक खेती होती है और छोटे किसानों की बहुत ज़्यादा कमी है और बड़े स्रोत का वर्चस्व है। और बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या है, यहाँ ऐतिहासिक जमींदारी है, पहले से ही चली आई है। और जो बटाईदार हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, के अधिकारों का अभाव, उनका शोषण वे लोग करते हैं। ठीक है, जो ये ऐतिहासिक जमींदार हैं ना वहाँ के, वो बिहार और पश्चिम बंगाल में बड़ा शोषण करते हैं उनका। किनका? शेयर क्रॉपर्स का, बटाईदारों का, क्योंकि बाहुबली है ना वो। और इसी प्रकार जो केरल में है उसमें क्या है, सफल सुधार वहाँ पर हो रहा है। वहाँ भूमि सुधारों के माध्यम से उच्च असमानता के बावजूद बेहतर वितरण वहाँ पर प्रणाली केरल में बनी। इसलिए केरल प्रदेश को हम अप्रिशिएट करेंगे कि वहाँ पर भूमि सुधार अच्छे तरीके से हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा भूमि असमानता और भूमि संबंधी विवादों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना भारत में ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की दिशा में सबसे क्रांतिकारी कदम में से एक है। ठीक है, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ज़मीन का सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक से करना,
ड्रोन से मैपिंग करके हर घर और भूखंड का एक सटीक नक्शा तैयार किया जाता है, जैसे आजकल चल रहा है। इसके बाद मालिकों की संपत्ति कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इससे ग्रामीणों को अपने ज़मीन पर मालिकाना हक का कानूनी दस्तावेज या अधिकार मिल जाता है, जिसे वे बैंक ऋण, लोन लेने के लिए स्पार्श्व के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP, इसका मुख्य लक्ष्य मैनुअल हाथ से लिखे गए रिकॉर्ड को हटाकर एक पूरी तरह पारदर्शी ऑनलाइन सिस्टम बनाना है। ठीक है, और वो बन भी रहे हैं। पूरा भारत में इस समय डिजिटलाइजेशन हो गया। मैंने बताया नहीं, आजकल जो सेंसस चल रही है, मतगणना चल रही है, जनगणना चल रही है, उसमें भी इसी ढंग का हो रहा है कि आपको खुद फिल करना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन में रहते हैं। आपको एक जियो उसमें एक डिजिटल मैप क्रिएट होता है और उसमें कर्सर आपको ले जाना पड़ता है, उस जगह पॉइंट पर ले जाके आपको क्लिक करना पड़ता है और उसका लैटिट्यूड एल्टीट्यूड सब वो बना के देता है, तो आपके भूमि और मकान का उसमें आ जाता है। तो इस ढंग से ये होता है। अब संपत्ति का पंजीकरण ऑनलाइन होता है, इससे फर्जीवाड़ा बहुत कम हो गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन का विवरण, खतौनी, खसरा ऑनलाइन देख सकता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई। आप बैठे बैठे अपने घर में कंप्यूटर में बैठ के देख लो ना, आपकी कौन ज़मीन कहाँ है, कितने आपके नाम पर चढ़ी है, कौन कौन सी भूमि है आपकी पैतृक, वो सब का हो गया। खाता खतौनी से आपके जो पूर्वजों से चली आई हुई ज़मीन है वो आपके नाम पर दाखिल खारिज हो चुकी है और चढ़ चुकी है। तो आप किसी भी कंप्यूटर में बैठ के, आप कहते हैं जिसमें नेट लगा हो कंप्यूटर पे, उसमें जाके भूमि अभिलेख में जाके आप उसको देख सकते हैं। आप अपना रिकॉर्ड्स अपने घर में बैठे बैठे कंप्यूटर पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं भूमि रिकॉर्ड्स को। तो ये बन चुके हैं। और यद्यपि तकनीकी समाधान जैसे ड्रोन और डिजिटल डेटा प्रभावी हैं, लेकिन कुछ सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कई राज्यों में बटाईदार जो ज़मीन किराए पर लेकर खेती करते हैं अभी भी बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। उन्हें अक्सर संस्थागत ऋण, बैंक लोन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास ज़मीन का कोई कानूनी पट्टा नहीं होता है। कई राज्यों में ज़मीन की सीमा तय करने वाले कानून अभी भी बहुत पुराने और अक्षम हैं, और ज़मीन विवादों के मामले में अदालतों में दशकों तक लंबित है। अभी कई ऐसे प्रकरण हैं ज़मीन संबंधी, वो जो माननीय न्यायालय में कई दशकों से लंबित पड़े हैं। उसमें त्वरित गति से फैसला होना चाहिए। वो जिसके हक में है वहाँ माननीय न्यायाधीश महोदय उसके हक में फैसला सुनाना चाहिए जल्दी जल्दी, है ना। त्वरित उसमें निर्णय होना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अदालतों में अभी लंबित है, तो वो होना है। ये भी कौन करेगा, बस सरकार ही तो करेगी ना। सरकार जब उसमें न्यायालयों को निर्देश देंगे कि आप इसको वो करें करके, तो तभी तो जल्दी होगा ना। तो ये स्थिति है। और तकनीकी आधुनिकीकरण जैसे स्वामित्व योजना मालिकों को तो सुरक्षित कर रहा है, लेकिन वास्तविक सुधार तब आएगा जब भूमिहीन किसानों को भी जमीन या संसाधनों का लाभ समान रूप से मिलेगा। ठीक है। अब मैंने कल एक वीडियो डाला था, जल, जंगल और जमीन। ठीक है, जल, जंगल और जमीन, ये हमारी सदियों पुरानी मांग है और लड़ी है, और भारत के विभिन्न प्रांतों में लड़ी जा रही है, लड़ी गई है। तो वही बात यहाँ पर भी है। जल, जंगल, जमीन का नारा भारत के सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में सबसे शक्तिशाली नारों में से एक रहा है। यह नारा सीधे तौर पर भूमि सुधारों, आदिवासियों के अधिकारों और संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। जब हम भूमि सुधारों और स्वामित्व योजना की बात करते हैं तो अक्सर कानूनी रिकॉर्ड्स पर ध्यान केंद्रित होता है, लेकिन जल, जंगल और जमीन आंदोलन इस बात पर जोर देता है कि कानून से भी ऊपर सामुदायिक अधिकार और पारंपरिक जीवन शैली का सम्मान।
यानी सामुदायिक अधिकार और पारंपरिक जीवन शैली का सम्मान है, कानून से भी ऊपर है, नेचुरल लॉ है ये। ठीक है, तो ये समझना होगा। इसका लक्ष्य व्यक्तिगत मालिकाना हक को कागजों पर लाना है। जल जंगल जमीन आंदोलन यह मानता है कि जंगल और जल स्रोतों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय ग्राम सभा का अधिकार होना चाहिए। इसलिए वन अधिकार अधिनियम 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 एक प्रमुख औजार है जो ग्राम सभाओं को यह अधिकार देता है कि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध खुद करें। और जो विवाद का केंद्र वो क्या है कि सामुदायिक बनाम व्यक्तिगत। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये ऐसे नहीं सुलझ सकती, ये ऐसे नहीं सुलझ सकती। ये मतलब आप ये कानून आपने बना लिया और आप लागू कर लिए तो संभव नहीं है ना। आप विधानसभा में और लोकसभा में कोई भी कानून बना दीजिए, लेकिन जमीन पर वो उतरने में उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि जमीन पर वो इसलिए नहीं उतर सकता कि जमीन पर जो कब्जा है वो तो बाहुबलियों का है, वो अपना कब्जा क्यों छोड़ देंगे, कानून चाहे कुछ भी बन जाएगा। तो इसलिए क्या है कि सामुदायिक बनाम व्यक्तिगत मामला ये है। भूमि सुधारों के दौरान अक्सर केवल उपजाऊ कृषि भूमि को ही संपत्ति माना गया है और जंगल जो फॉरेस्ट है इसमें केवल पेड़ ही नहीं है बल्कि औषधि पौधे, जलाऊ लकड़ी और आदिवासियों की आजीविका भी छुपी है जंगल में। और जो जल है, वाटर है, पानी है, उसमें क्या है कि सदियों से चले आ रहे पारंपरिक जल स्रोत जैसे नौले, धारे, गधेरे, मैंने कहा नहीं, उनके संरक्षण का कार्य आप जानते हैं, पर समुदाय का अधिकार होना चाहिए, न कि सरकारी ठेकों पर दिया जाना चाहिए। और जो ज़मीन है, लैंड जिसके भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये लैंड में केवल कृषि ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान के लिए भी ये जरूरी है कि उसके पास कुछ लैंड हो, भूमि हो। अब जो है भूमि सुधारों की विफलता के आंदोलन का उदय, इसमें क्या है कि भारत में जब सरकारों ने बड़े बांधों या खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन की, तो उन समुदायों को विस्थापित कर दिया गया जिनके पास कोई कागजी रिकॉर्ड नहीं था। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, हमेशा हुई है, तभी एजिटेशन हुआ है और बड़ा इसमें बड़ा अच्छी चले हुई है सरकार की भी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, एक उदाहरण हमारे टिहरी गढ़वाल का ही है। उसमें जिन लोगों की ज़मीन पक्की थी उसके एवज में तो उनको पक्की भूमि मिल गई, और जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था, कब्जाई भूमि थी या वर्ग 4 की जो भूमि थी या थोड़ा फॉरेस्ट की थी या नजूल की भूमि थी, तो ये भूमि का कोई अधिकार तो होता नहीं है। तो वहाँ टिहरी में तो उनके पास बहुत था, फिर वो नीचे जाके उनका नहीं हुआ, तो वो और ये होगा किसी के पास तो वो भी नहीं था, वो वैसे ही कब्जा किए हुए थे, तो उनको सरकार ने कुछ दिया ही नहीं। तो ये स्थिति हुई। ऐसे कई है, अभी हमारे यहाँ कुमाऊं में एक बांध बन रहा है, तो जमलानी बांध, तो उसमें भी सरकार ने ज़मीनें उसके एवज में दे दी हैं, उन्हीं परिवारों को दी हैं जिन परिवारों के पास वहाँ भूमि थी। अब चूँकि यहाँ तो ये एक गांव ऐसा था कि यहाँ लगभग जो रहते थे उन सबके पास भूमि थी, तो यहाँ तो ज़्यादा विवाद की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो जिनके पास था उनको सरकार ने उसके एवज में अलॉटमेंट तराई में किच्छा के पास और अन्य जगह पर कर दिए गए, तो यहाँ वो विवाद नहीं है। लेकिन और जगह होता है, और जगह होता है, तो इसलिए जो क्या कहते हैं, जो बड़े लैंड एक्विजिशन ज़मीन अधिग्रहण के मामले हुए हैं उनमें हमेशा ये हुआ है कि जो विस्थापित परिवार थे उनमें कई ऐसे थे जिनके पास कागजी रिकॉर्ड नहीं होने के कारण उनको कुछ भी ज़मीन नहीं मिली। तो इसलिए भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण ने जमींदारों और सरकार को सशक्त किया है। वहीं जल जंगल जमीन आंदोलन ने उन लोगों की आवाज़ भी उठाई है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से जमीन के रिकॉर्ड से बाहर रखा है। वर्तमान में सुधारों का भविष्य
इसी बात पर निर्भर है कि क्या सरकार डिजिटल रिकॉर्ड्स, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक अधिकार, पारंपरिक विरासत के बीच संतुलन बना सकती है। यदि भूमि रिकॉर्ड्स में आदिवासियों के सामुदायिक अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया तो तकनीक के बावजूद हाशिए पर रहने वाले लोगों का विस्थापन नहीं रुकेगा। तो यह केवल संघर्ष, जमीनी संघर्ष, जमीन का बंटवारा ही नहीं बल्कि न्याय और विकास की परिभाषा का संघर्ष है। तो ये आज बहुत अच्छी जो रिसर्च है वो आई है अमर उजाला में, उसका फ्रंट में ये वीडियो में डाल रहा हूँ और आप उसको देखिएगा। तो ये स्थिति है। तो अभी तो मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। और मेरा चैनल या मेरे जो वीडियो है आपको पसंद आ रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इसकी रीच बढ़ जाए और अधिक से अधिक लोगों को पहुँचे। और क्या है कि हमारे नई पीढ़ी को, हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को, हमारे ग्रामीणों को, हमारे शहर के परिवारों को कुछ सूचना तो मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन में भ्रम की स्थिति है तो वो कम से कम गूगल में सर्च करके उसको समाधान तो करेंगे, किताबों में तो सर्च करेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, मेरे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक रीच मिले, लोगों को मेरी बातों को पता चले और अवेयरनेस आए समाज में। मेरा तो बस एक ही मकसद है कि समाज में अवेयरनेस आनी है। तो मैं अवेयरनेस के लिए तरह तरह के वीडियो प्रतिदिन डालता रहूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि इस दिन हो सकता है ना डाल पाऊँ क्योंकि बिजी शेड्यूल है मेरा भी बहुत ज़्यादा। तो जिस दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पर डे डाल ही रहा हूँ अभी फ़िलहाल। नमस्कार, इन शब्दों के साथ नमस्कार।